अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहली खबर ईरान और अमेरिका के हवाले से है। अमेरिका ने ईरान के अंदर बहुत सारे अहदाफ को टारगेट किया है। लगता है ऐसे है कि अमेरिका अपनी कैंपेन को बढ़ा रहा है। ये सामने जो मनाजर आप देख सकते हैं, ये मनाजर ईरान से हैं। इसमें देखा जा सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया जा रहा है, वहां पे पुलों को हिट किया गया है, डिफरेंट वहां पे जो इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं उनको हिट किया गया। और उससे बज़ाहिर ये लगता है कि अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता ईरान के अंदर जा रहा है। पहले जो अटैक्स किए जा रहे थे वो ईरान के बाहर जजीरे वगैरह जो हैं, थोड़ी सी कोस्ट लाइन के करीब अटैक्स किए जा रहे थे, लेकिन अब मुल्क के अंदर डीप जाके मिसाइल हमले किए जा रहे हैं, जहाज़ों के जरिए टारगेट किया जा रहा है। दूसरी जानिब एक और जो खबर सोशल मीडिया पे गर्दिश करती रही कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं मुश्तबा खामनाई साहब, वो मंजर आम पे आ गए हैं। ये सामने आप तस्वीर देख सकते हैं। इस तस्वीर के अंदर मुश्तबा खामनाई नजर आ रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर गालबन पुरानी है। फिलहाल मुश्तबा खामनाई साहब सामने नहीं आए, लेकिन कल रात को उनका एक रिटन पैगाम सामने आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का जो दस्तखत है उसकी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि अमेरिका की जानिब से एक मुआहदे या एक एमओयू के ऊपर दस्तखत किए गए, लेकिन अमेरिका मसलसल उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है, मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है, ईरान के अंदर हमले कर रहा है और दीगर जो कार्रवाइयां कर रहा है उसमें आपको उसकी जारियत नजर आ रही है। तो ईरान और अमेरिका की जानिब से एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाइयां भी जारी हैं। पहले ख्याल ये था कि आगे मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं तो सदर ट्रंप की कोशिश होगी कि जल्द अज जल्द इस मामले को खत्म किया जाए, लेकिन अब जिस किस्म की कार्रवाइयां हुई हैं उससे लगता ऐसे है कि अमेरिका शायद मजीद कुछ कार्रवाइयां ईरान के अंदर करे। दूसरी जानिब कुवैत में, जॉर्डन में, बहरीन में ईरान ने जो अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है, अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया है, उससे काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। और उसमें कुछ फुटेजेस वगैरह भी आई हैं जिनमें देखा जा सकता है कि अड्डों के ऊपर मिसाइल गिर रहे हैं। दूसरी जानिब एक और फुटेज सामने आई है जिसमें एक अमेरिकी ड्रोन को मुबैना तौर पे आबनाए हुर्मुज के करीब ईरान ने मार गिराया है, और ईरान ये कहता है कि अगर अमेरिकी जहाज आए तो उनको भी हिट किया जाएगा, जिस तरीके से पहले उनके लड़ाका तैयारों को हिट किया गया। अभी कुछ मिसाइल वगैरह अमेरिका अपनी शिप्स के जरिए हिट कर रहा है, कुछ अपने अड्डों से हिट कर रहा है, कुछ एरियल बमबारी कर रहा है। तो एक मिक्सचर किस्म की कार्रवाई जारी है अमेरिका की जानिब से। अब देखना यह है कि अगले चंद दिनों के दौरान यह कार्रवाई किस तरफ जाती है। अब जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर हिट हुआ है ईरान का, अभी तक जो उनकी बिजली की साइट्स वगैरह हैं उनको उस तरह हिट नहीं किया गया। ईरान ने यह कहा था कि अगर उनको हिट किया गया तो फिर जो अरब ममालिक की साइट्स हैं उनको भी हिट किया जाएगा, जहां जहां अमेरिका के अड्डे हैं। तो अब तक की जो इतलात हैं, अमेरिका की कार्रवाइयां और उन कार्रवाइयों के जवाब में ईरान की कार्रवाइयां और अमेरिका के जो मुख्तलिफ अड्डों पे अटैक किया गया है, कुवैत के अंदर खुसूसन बताया जा रहा है कि काफी बड़े पैमाने पे वहां पे तबाही हुई, और इवन के जो कुवैती फायर फाइटर्स हैं उनके भी जख्मी होने की इतलात हैं। जब वहां पे मिसाइल हमला किया गया ईरान की जानिब से, वहां पे कुवैती फायर फाइटर्स गए, उन्होंने आग बुझाने की कोशिश की, और उसी कोशिश के दौरान इतलात हैं कि कुछ कुवैती नेशनल्स जो हैं फायर फाइटर्स वो भी इसमें जख्मी हुए हैं। अगली जो स्टोरी है वो भारतीय पंजाब से है। भारतीय पंजाब के जो वज़ीर आला हैं उनकी एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई है जिसमें देखा जा सकता है वो ये बता रहे हैं कि जी हमने 1100 करोड़ का थर्मल पावर प्लांट खरीदा है ताकि हमारी आवाम को फायदा हो। और जो पाकिस्तानी पंजाब की मुख्यमंत्री हैं उन्होंने 1100 करोड़ का जहाज खरीद लिया है कि ਅਸੀਂ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦਿਆ। ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਆ फर्क है ये उठे। और अब आप इसमें देखें कि फायदा किसका हुआ है। तो जो यहाँ पे जहाज खरीदे जा रहे हैं वो भारत में भी डिस्कस हो रहे हैं। जो अवामी नुमाइंदे होते हैं वो अपने लिए चीजें नहीं लेते, वो अवाम के ऊपर पैसा खर्च करते हैं। मुझे नहीं पता कि भारतीय पंजाब के जो वज़ीर आला हैं उनके पास कोई जहाज है या नहीं है। वैसे उधर आपको पता है पैसा तो उधर भी बहुत है, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्होंने कोई जहाज खरीदा या नहीं खरीदा। अलबत्ता पाकिस्तान की जो पंजाब की मुख्यमंत्री हैं, वो जिस तरह आपने सुना कि पंजाब के जो भारतीय पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वो पाकिस्तान की पंजाब के मुख्यमंत्री के हवाले से कह रहे थे कि उनको बहुत सारी ऐसी वीडियोस आई जिसमें इवन पाकिस्तान के अंदर लोग ये बात कर रहे हैं कि देखें जी, भारतीय जो पंजाब का वज़ीर आला है उसने 1100 करोड़ रुपए का अपनी आवाम के लिए थर्मल पावर प्लांट लगाया है, और इधर हमारी जो वज़ीर आला साहिबा हैं उन्होंने 1100 करोड़ रुपए का जहाज खरीद लिया। और उन्होंने ये भी कहा कि इसमें देखें फिर फायदा किसका हुआ, यानी किस मंसूबे से, किस चीज से अवाम को ज्यादा फायदा हुआ है। मेरे ख्याल में भारतीय पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है। मुझे ये लगता है जो जहाज खरीदा गया उसमें ज्यादा
عوام کا فائدہ ہوا ہے، کیونکہ اس جہاز کے میں بیٹھ کے حکمران بیرون ملک جائیں گے اور وہاں جا کے پاکستان کا مقدمہ پیش کریں گے اور وہاں سے اربوں کی اور کروڑوں ڈالر کی وہ وہاں سے لے کے آئیں گے سرمایہ کاری۔ چین سے ابھی تک میرے خیال میں 7-8 ارب کی سرمایہ کاری تو آ چکی ہوگی، چین کا بھی دورہ ہم نے کیا، جاپان کا بھی کیا، ویسے وزیر اعلیٰ کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم کے جو غیر ملکی دورے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں۔ تو اب تک تو میرے خیال میں 100 ارب ڈالر سے زیادہ کی سرمایہ کاری پاکستان میں یقیناً آ چکی ہوگی، ابھی تک حکومت نے بتایا نہیں ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے سرپرائز دینا چاہتے ہیں، اچانک ایک دن کہیں گے کہ جناب ہم آپ کو سرپرائز دیں، یہ دیکھیں یہاں پہ تو 400 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری آ چکی ہے۔ تو شاید وہ کوئی سرپرائز دینا چاہتے ہیں، اس وجہ سے بتا نہیں رہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جو جہاز خریدا جاتا ہے، نئی گاڑیاں خریدی جاتی ہیں، اپنے لیے بنگلے بڑے بڑے ٹھیک کروائے جاتے ہیں، دیگر مراد دی جاتی ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں عوام کے فائدے کے لیے ہوتی ہیں، اور جو حکمران یہ کرتے ہیں وہی حقیقی جمہوری حکمران ہوتے ہیں۔ باقی سارے جو ہیں میں ان کے حوالے سے کوئی اتنی اچھی رائے نہیں رکھتا، جو عوام کے لیے یہ منصوبہ شروع کر دیں، عوام کے لیے وہ منصوبہ شروع کر دیں، عوام کو سستی بجلی دے دیں، عوام کو 200 یونٹ فری دے دیں، عوام کو 300 یونٹ فری دے دیں۔ اس طرح کے بہت سارے وعدے پاکستان میں بھی کیے تھے لوگوں نے، آپ کو یاد ہوگا کتنے وعدے وفا ہوئے وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے۔ پنجاب سے اگلی خبر ہے جناب، جاوید ہاشمی صاحب نے کل ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ مجھ پر اور میرے دامادوں مخدوم زاہد بہار ہاشمی اور بیرسٹر مخدوم شاہزیب ہاشمی پر بجلی چوری کا مقدمہ درج، مجھے گرفتار کر لیں، میں ضمانت نہیں کرواؤں گا، جو بھی الزام لگائیں مجھے ضمانت نہیں کرواؤں گا مجھ پر۔ انہوں نے کہا جی جو بھی الزامات لگا دیں مجھے گرفتار کریں، میں ضمانت نہیں کرواؤں گا، میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، آئیں اور گرفتار کریں، نہ کہیں چھپوں گا نہ کہیں جاؤں گا۔ انہوں نے کہا جی نہ میں نے چھپنا ہے نہ کہیں جانا ہے، اگر میرے سے کوئی ایشو ہے حکومت کو تو آ کے مجھے گرفتار کر لے۔ غالباً ان کے گھر پولیس وغیرہ بھی گئی تھی، اور اب انہوں نے ایک ایف آئی آر کی کاپی شیئر کی ہے جو مبینہ طور پہ ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ اب یہ مخدوم ہاشمی صاحب وہ ہیں کہ جب پوری نون لیگ تتر بتر ہو گئی تھی اور جنرل مشرف کا ماشاءاللہ تھا، اس دور میں انہوں نے جیلیں کاٹی، میاں صاحب کے بڑے قریبی ساتھی تھے، لیکن اس وقت جو ہے وہ میاں صاحب کی حکومت ہے، نون لیگ کی حکومت ہے پنجاب میں، اور اس حکومت کے دوران جو ہے جاوید ہاشمی صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ پنجاب کی حکومت یہ سلوک کر رہی ہے۔ اگلی خبر وہ بھی پنجاب سے ہے، کیونکہ خبر تو ہے آزاد کشمیر کے الیکشنز کے حوالے سے، لیکن گجر خان میں جناب جو وہاں پہ اہم جلسہ ہوا آزاد کشمیر کے انتخابات کے حوالے سے، سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب صاحبہ بھی گجر خان جو ہے وہاں پہ گئی ہوئی تھیں، اور وہاں سے کوئی فوٹیجز وغیرہ بھی آئیں۔ تو پنجاب کے اندر جو سیٹیں ہیں وہاں پہ تو نون لیگ بہترین بڑے زبردست جو انہوں نے قسم کا الیکشن کا ماحول بنایا ہوا ہے۔ الیکشن تو ہونا ہے جناب آزاد کشمیر میں، اور یہی تو وہ کہتے ہیں آزاد کشمیر والے، بھائی یہ 12 سیٹیں کس کھاتے میں آپ لوگوں نے رکھی ہوئی؟ یہ سیٹیں جو ہے جس کی حکومت ہوتی ہے وہ اپنے بندے وہاں سے جتوا دیتی ہے، اور وہ آ کے ادھر بیٹھ جاتے ہیں اور ہماری قسمت کے فیصلے کرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب ہمیں یہ 12 سیٹیں قابل قبول نہیں ہیں۔ تو آزاد کشمیر کے الیکشن کا جو سب سے زیادہ ماحول بنا ہوا ہے وہ پنجاب میں بنا ہوا ہے، کیونکہ کافی جو مہاجرین کی سیٹیں ہیں وہ پنجاب میں، پھر اسی طرح غالباً شاید خیبر پختونخوا میں بھی ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2011-12 یا 13 ایگزیکٹ ڈیٹ مجھے یاد نہیں، اس دور میں آزاد کشمیر کی اسمبلی میں ایک ایم کیو ایم کا بندہ بھی کراچی سے جیت کے پہنچ گیا تھا۔ تو یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ احتجاج ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ سیٹیں ہمیں قابل قبول نہیں ہیں، اس کا کوئی اور میکنزم بنائیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آگے اس کے حوالے سے کیا حکمت عملی بنتی ہے، لیکن فی الحال نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم آزاد کشمیر کے الیکشنز میں بڑے پاپولر ہیں، اور اس دن بھی ان کے ایک رہنما ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ فرما رہے تھے کہ ہم 19 سیٹیں جیت جائیں گے 33 میں سے۔ میرے خیال میں کثر نفسی سے انہوں نے کام لیا ہے، کم سے کم 29 تو ان کو جیتنی چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں جناب کیسا وہاں پہ الیکشن ہوتا ہے اور کون وہاں پہ جیت کر آتا ہے۔ اگلی جو خبر ہے جناب وہ آفس آف اے آئی کی ایک ٹویٹ ہے، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سی ایم پنجاب کے جو ایڈوائزر ہیں اے آئی کے اوپر، علی ڈار صاحب، وہ اس وقت غالباً چائنا میں موجود ہیں، اور ان کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے ہواوے کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی انہوں نے کوئی چیزیں وغیرہ بیچ میں لکھی ہوئی ہیں، پریزیڈنٹ کمپیوٹنگ مارکیٹنگ اینڈ سولوشن سیلز، تو ان لوگوں کے نام وغیرہ لکھے ہوئے ہیں، اور اسی طرح اینڈ چیئرمین ہواوے پاکستان اور بھی جو کچھ لوگ ہیں ان کا بھی اس میں ذکر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ the office of AI to achieve the chief minister's AI vision 2029 جو ہے، جو چیف منسٹر صاحبہ کا ویژن ہے اس کو اچیو کرنا ہے۔ چیئرمین جو پاکستان
वो जो क्रिप्टो के हवाले से एक अथॉरिटी वगैरह बनी है, बिलाल बिन साकिब साहब, वो भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। तो ये दोनों मौजूद शख्सियात, आपको पता है करोड़ों अवाम का मैंडेट है इनके पास, दोनों के पास, और ये उधर जाके पाकिस्तान की अवाम के बिहाफ पे पाकिस्तान का मुकदमा पेश कर रहे हैं। और आपको पता है ग्रास रूट लेवल से उठ के आई हुई हैं दोनों शख्सियात, और बेहतरीन तरीके से वहां पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और करोड़ों लोगों के ये नुमाइंदे हैं। पंजाब कितने करोड़ का सूबा है, पाकिस्तान कितने करोड़ का मुल्क है, तो जो कोई भी वजीर होगा तो वो, या कोई भी मशीर होगा, वो इसी तरह करोड़ों लोगों का ही नुमाइंदा है ना। ये तो नहीं है कि किसी ने उसको मुसल्लत कर दिया है, आवाम की मंशा से, आवाम की मर्जी से ये लोग इधर आए हुए हैं और ये बेहतरीन फैसले पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। पहले क्रिप्टो क्रिप्टो होती थी, अब जो है वो क्रिप्टो वाले साहब जो हैं वो भी एआई के हवाले से बातें कर रहे हैं। हमें तो उन्होंने क्रिप्टो के हवाले से बताना था कि अब तक वो क्रिप्टो में कितनी बड़ी गेम चेंज हुई है, कितने अरब डॉलर पाकिस्तान ने कमा लिए हैं। अच्छा जी, अगली जो स्टोरी है वो पंजाब असेंबली के जो स्पीकर हैं मलिक अहमद खान साहब, उन्होंने ये कहा मीडिया से बात करते, ये वाला क्लिप उनका काफी ज्यादा वायरल हुआ है, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि जब भी फौज का नाम आता है तो लोग अकीदत से खड़े हो जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चाहे फजल रहमान साहब हों या इमरान खान साहब हों, किसी को जो फौज के हवाले से नामुनासिब बात करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, किसी को फौज का फख्र छीनने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अच्छी बात है भाई, कोई भी इदारा हो वो तो पूरी कौम का इदारा है, किसी एक हुकूमत का इदारा तो नहीं है। लेकिन आजकल जो इनको इतना ज्यादा गुस्सा चढ़ रहा है, कभी इसके बयान के ऊपर कभी उसके बयान के ऊपर, जो इनके अपने वजीर दिफा हैं, क्या उनके बयान चलाए जा सकते हैं? उन्होंने कहा कि भाई आज तक कोई एक जंग इन्होंने नहीं जीती, इन्होंने हड्डियों से जनाब खून भी नोच लिया, चूस लिया, और ये अब ये इनको मजीद F-16 लेके दिए जाएंगे, ये इधर बलोचिस्तान पे बमबारी करेंगे। वो आप बयान चला सकते हैं? वो किसी एक आमर के खिलाफ तो कोई बयान नहीं था, वो तो उन्होंने पूरी हिस्ट्री बताई कि आज तक इन्होंने कोई जंग नहीं जीती। और जिस किस्म की उन्होंने बातें की, तो भाई अपनी क्यादत आपकी जो कोई बातें करती रही, और इनके अगर अपने सारी क्यादत के बयानात देख लें फौज के हवाले से, जब तक ये इक्तदार में नहीं आए थे, जो ही इक्तदार में आए तो उसके बाद सारी जो मामलात हैं वो तब्दील हो गए हैं। पहले ये क्या कहते थे, चाहे बलोचिस्तान का कोई मसला हो, मरियम साहिबा वहां पे पहुंची होती थी, बैठती थी जाके मिसिंग पर्सनस जो है उनकी फैमिलीज के साथ, और उधर जाके वो बयान जारी करती थी और कहती थी कि भाई इनकी बात सुनी जाए, ये गद्दार नहीं है। अब वो किधर है इनकी सारी क्यादत? अब किधर है नवाज शरीफ साहब? वो क्या कुछ कहते थे फौज के हवाले से, लेकिन जब से ये लोग इक्तदार में आए हैं तो वो जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, बिल्कुल सूरत हाल जो है वो तब्दील हो चुकी है, और अब वो कोई उस तरह बात नहीं करते। अब यही आप कह सकते हैं तहरीक इंसाफ वालों के हवाले से भी। तहरीक इंसाफ जब तक इक्तदार में थी तो उनके कुछ लीडर भी ये कहते थे कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है, उनके खिलाफ कोई बात नहीं की जा सकती, जो हमें वहां से बताया जाता है वो ठीक है। और बाद में जब हालात तब्दील हुए तो अब वो बड़े कड़े अल्फाज में तनकीद करते हैं। लेकिन असल टेस्ट उनका तब शुरू होगा कि जब वो दोबारा इक्तदार में आएंगे, क्या वो नून लीग की तरह और पीपल्स पार्टी की तरह ऐसे ही करेंगे जैसे ये लोग अब कर रहे हैं? ये क्या कहते थे, ये हाई ब्लड निज़ाम के खिलाफ तकारीर करते थे, और अब ये उसके कसीदे पढ़ते हैं, कहते हैं जनाब दुनिया में तो हाई ब्लड निज़ाम होना चाहिए। अब इनके लीडरान ये कहते हैं भाई 25 साल से कम उम्र बंदे की तो घर में भी कोई मशावरत नहीं करता, तो उसके वोट के बारे में सोचा जा सकता है। तो अब इनके जो ख्यालात हैं जमहूरियत के हवाले से वो अचानक बदल गए हैं। और हाँ, इनको जो सपोर्ट करते थे सहाफ़ी, जो उस जमाने में इमरान खान पे तनकीद करते थे, अब उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि वो इनके ऊपर तनकीद करें, इनके नाम लेके बताएं कि भाई ये किस तरह कर रहे हैं, पहले ये क्या करते थे, अब ये क्या कर रहे हैं। तो फिर वो कहते हैं जनाब कि वो सारे ही एक जैसे हैं और हमने साफत ही छोड़ देनी है, हमने कोई बात ही नहीं करनी। भाई क्यों नहीं करनी बात? करें ना इनके ऊपर, जो इनका कंडक्ट है वो बताएं कि बिलावल जो है वो क्या कर रहा है, वो पहले क्या बयानात देते थे, अब वो क्या बयानात देते हैं, कश्मीर में किसकी हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में किसकी हुकूमत है, पंजाब में किसकी हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर की में अगली हुकूमत कौन बनाना चाहता है। ये सारे इक़्तिदार को आपस में बांटने के लिए तो इकट्ठे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जहां पे कोई कौमी फायदा हो जाए, छोटे सूबे बनाने की बात हो, नहरें बनाने की बात हो। वो जो नहर बनानी थी ग्रीन इनिशिएटिव वाली, वो बड़ा अच्छा मंसूबा था, उससे बड़ा एरिया जो है वो कहते हैं कि उससे उस बड़ा एरिया को आप उधर पानी पहुंचा सकते थे, वहां पे काश्तकारी हो सकती थी, लेकिन उसको भी नहीं होने दिया गया। ये छोटे सूबे भी नहीं बनने देंगे, वो उन सारी चीजों के ऊपर ये एक हो जाते हैं। हाँ, जहाँ पे इक्तदार बांटने की चीज हो वहां पे थोड़ा सा इख्तलाफ आता है कि कितना हिस्सा किसको मिलेगा, बस वहीं तक आपको आजकल इनकी जमहूरियत नजर आ रही है। बाकी जो इमरान खान के दौरे हुकूमत में ये जिस किस्म के बयान देते थे वो आपको नजर नहीं आ रहे। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।